हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है नॉलेज अड्डा ऑफ अकाउंटेंसी। तो आज के वीडियो में हम लोग जो है सीखने वाले हैं कैसे बैंकिंग कंपनी का बैलेंस शीट कैसे बनाएंगे। तो इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे बैलेंस शीट प्रिपेयर करने का बैंकिंग कंपनी के। ठीक है, तो अगर आप लोगों ने हमारे पिछली वीडियो नहीं देखी है तो आप लोग पिछली वीडियो ज़रूर देखें, जिसमें हमने आपको बताया था कि इंट्रोडक्शन मतलब इंट्रोडक्टरी पार्ट, जिसमें हमने आपको शेड्यूल डिस्कस किया था। शेड्यूल नंबर 1 से लेके शेड्यूल नंबर 12 तक बैलेंस शीट के जो भी शेड्यूल्स हैं वो हमने डिस्कस किए थे पिछले वीडियो में। अगर आपने नहीं देखा है तो उसे आप ज़रूर देखें। वो वीडियो देखने के बाद ही ये वीडियो देखें तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम आज के वीडियो में बैलेंस शीट कैसे प्रिपेयर करना है उसको हम लोग सीखते हैं। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल और बहुत ही इजी टॉपिक है ये, जिसमें आपको बस खाली आपको याद रखना होगा बैलेंस शीट के 12 शेड्यूल। ठीक है, शेड्यूल नंबर 1 से लेके शेड्यूल नंबर 12 तक, जो कि बैलेंस शीट बनाने के लिए फॉर्म ए रिक्वायर्ड है, ये आप ध्यान में रखें। अब चलिए, फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस ऑफ पीजे बैंक लिमिटेड प्रिपेयर बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2018। अब ध्यान रखें, यहाँ पे हमें ट्रायल बैलेंस दिया गया है, एक सिंपल सा ट्रायल बैलेंस दिया गया है, जिसमें आपको हमेशा आप ध्यान में रखें, क्वेश्चन जब भी बैलेंस शीट आपको क्वेश्चन बनाने के लिए बोला जाएगा तो क्वेश्चन में ट्रायल बैलेंस दिया होगा। जो ट्रायल बैलेंस को 2 साइड में डिवाइड किया गया रहेगा, एक डेबिट साइड और एक क्रेडिट साइड। तो हमेशा ध्यान में रखें, डेबिट साइड जब भी आपको बताए, जैसे अभी यहाँ पे आपको P&L अकाउंट नहीं बनाना है, जस्ट बैलेंस शीट बनाना है, तो आपको ध्यान में रखें डेबिट साइड। लेकिन अगर आपको फाइनल अकाउंट बनाना है P&L अकाउंट के साथ में, तो आप ध्यान में रखें डेबिट साइड में 2 आइटम अपीयर होता है, एक आपका एक्सपेंसेस और दूसरा आपका एसेट। तो ध्यान रखें, जब भी आप डेबिट साइड में मार्किंग करें तो एक्सपेंस या फिर एसेट के शेड्यूल का मार्किंग करेंगे, और क्रेडिट साइड में इनकम और लायबिलिटी होता है। तो अब हमारे केस में हमें खाली बैलेंस शीट बनाना है, तो हमें ध्यान रखना है डेबिट साइड में जब भी मार्किंग करेंगे तो ध्यान में ये रख के मार्क करेंगे कि कोई एसेट का शेड्यूल हो, जैसे शेड्यूल नंबर 6, 7, 8, 9, 10, 11। क्रेडिट साइड में जब भी मार्किंग करेंगे तो कोई लायबिलिटी के शेड्यूल को मार्क करेंगे, जैसे कि शेड्यूल नंबर 1, 2, 3, 4, 5। ठीक है, आपको याद होना चाहिए बच्चों कि शेड्यूल नंबर 1 से लेके शेड्यूल नंबर 5 तक लायबिलिटी है, शेड्यूल नंबर 6 से लेके शेड्यूल नंबर 11 तक एसेट है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम मार्किंग करना स्टार्ट करते हैं। कैश इन हैंड, कैश इन हैंड शेड्यूल नंबर 6 होता है। कैश विथ RBI शेड्यूल नंबर 6। कैश विथ अदर बैंक शेड्यूल नंबर 7। जैसे कि आपको पता होगा शेड्यूल नंबर 7 मनी एट कॉल शॉर्ट नोटिस, ये भी आपका शेड्यूल नंबर 7 में आता है बच्चों। आपको ध्यान में हो, शेड्यूल नंबर 7 का पूरा नाम है बैलेंसेस विथ अदर बैंक, जो हमारा ऊपर वाला पार्ट था कैश विथ अदर बैंक, और आगे लिखा होता है मनी एट कॉल शॉर्ट नोटिस, जो हमारा यहाँ पे सेकंड वाला। इन्वेस्टमेंट इन गवर्नमेंट सिक्योरिटी, ये आपका इन्वेस्टमेंट में आएगा। तो इन्वेस्टमेंट के लिए ध्यान में रखें शेड्यूल नंबर 8 है गोल्ड। हमने जब आपको पिछले वीडियो में इंट्रोडक्शन पार्ट बताया था, तब उस टाइम पे हमने आपको बताया था कि गोल्ड अगर आपको दिया हो देन इट इज अ पार्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट। अगर गोल्ड की जगह सिल्वर दिया हो देन इट इज अ पार्ट ऑफ अदर एसेट, दैट इज शेड्यूल नंबर 11। अब फिलहाल यहाँ पे गोल्ड दिया है तो शेड्यूल नंबर 8 होगा। शेयर्स एंड डिवेंचर्स, ध्यान रखें बच्चों, हमने पहले ही आपको बता रखा है कि हम डेबिट साइड का मार्किंग करेंगे तो या तो एक्सपेंस है या फिर एसेट। नाउ वी आर प्रिपेयरिंग हियर बैलेंस शीट, तो ये एसेट ही होना चाहिए। अब बहुत सारे बच्चे शेयर्स देख के शेयर कैपिटल बोलते हैं, या बहुत सारे बच्चे डिबेंचर्स देख के उससे लायबिलिटी ट्रीट कर लेते हैं, लेकिन ध्यान रहे बच्चों ये ट्रायल बैलेंस के डेबिट साइड में अपीयर हो रहा है, तो ये न तो शेयर कैपिटल है और ना ही कोई लायबिलिटी है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों, ध्यान में रखें। शेयर्स एंड डिवेंचर, इट इज वन काइंड ऑफ इन्वेस्टमेंट है। हमने दूसरे किसी कंपनी के शेयर्स एंड डिवेंचर में इन्वेस्टमेंट किया होगा, देन इट इज शेड्यूल नंबर 8। लोन्स,
लोन्स आप ध्यान रखें बच्चों, आप बैंकिंग कंपनी कर रहे हैं तो बैंक नॉर्मली जो है लोन देता है, लोन लेता नहीं है। तो ये जो लोन दिया है ये गिवन है, लोन हमने क्या किया है, गिवन है, ये लोन जो है गिवन। तो शेड्यूल नंबर 9 दैट इज एडवांसेस। फिक्स्ड एसेट शेड्यूल नंबर 10, बिल डिस्काउंटेड शेड्यूल नंबर 9, फिक्स्ड एसेट एक्वायर्ड इन सेटिस्फेक्शन ऑफ क्लेम, जैसे कि हमने पिछले वीडियो में आपको बताया था कार का एग्जांपल, तो ये ध्यान रखिए ये आपका अदर एसेट का पार्ट होता है, दैट इज योर शेड्यूल नंबर 11। एडवांस टैक्स, एडवांस टैक्स कैन बी एडजस्टेड विद प्रोविजन फॉर टैक्स, आप एडवांस टैक्स को प्रोविजन फॉर टैक्स से एडजस्टमेंट करवा सकते हो। अल्टरनेटिवली सिंपली आप क्या करें बच्चों, आप इसे शेड्यूल नंबर 11 में ट्रांसफर करें, दैट इज शेड्यूल नंबर 11 इज फॉर अदर एसेट। टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, ये भी आपका शेड्यूल नंबर 11 होगा। एक्रीड इंटरेस्ट, इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग है, अब आउटस्टैंडिंग है हमें कैसे पता चलेगा सर ये एसेट के ऊपर आउटस्टैंडिंग है या लायबिलिटी के ऊपर, तो हमेशा ध्यान रखो बच्चों एसेट है या लायबिलिटी आप भूल जाओ। ये कौन से साइड दिया है, डेबिट साइड दिया है, तो डेबिट साइड दिया है इसका मतलब ये होता है कि ये कहीं ना कहीं किसी न किसी एसेट में जाएगा, तो ध्यान रहे। अब दूसरा क्या सर ये शेड्यूल नंबर 13 पीएनएल अकाउंट, तो पीएनएल अकाउंट के बारे में तो सोचना ही नहीं है, बिकॉज आपको जस्ट एंड ओनली क्या बनाना है, बैलेंस शीट बनाना है, तो ये शेड्यूल नंबर 11 हो जाएगा क्योंकि ये आपका डेबिट साइड में है। नाउ अब हम क्रेडिट साइड की मार्किंग करेंगे, तो क्रेडिट साइड का मार्किंग करते टाइम ध्यान रखेंगे कि ये आपका लायबिलिटी होगा, ठीक है, क्योंकि आपको बैलेंस शीट बनाना है। शेयर कैपिटल शेड्यूल नंबर 1, reserve fund schedule number 2, dividend equalization reserve it is also schedule number 2, profit and loss account schedule number 2, current account it is a part of deposit। current account के केस में बच्चों ध्यान में रखें, अगर current account का credit balance है then it is schedule number 3, अगर current account का debit balance है then it is schedule number 9। ध्यान रखें बच्चों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। करंट अकाउंट का अगर क्वेश्चन में क्रेडिट बैलेंस है शेड्यूल नंबर 3 डिपॉजिट मान लेंगे, करंट अकाउंट का अगर डेबिट बैलेंस है देन इट इज शेड्यूल नंबर 9 एडवांसेस मांग लेंगे। सर अगर कुछ भी नहीं बताया डेबिट बैलेंस है या क्रेडिट बैलेंस, तो उस केस में आपको शेड्यूल नंबर 3 डिपॉजिट ही ट्रीट करना है। फिलहाल हमारे केस में ये क्या होगा 3, क्योंकि ये क्रेडिट में दिया है। सेविंग डिपॉजिट 3, फिक्स्ड डिपॉजिट 3, रिकरिंग डिपॉजिट इट इज ऑल्सो 3, बोरोइंग अब यहाँ पे लोन जो है वो टेकन है, लोन जो है वो टेकन है, बैंक ने लोन लिया है दिया नहीं है, तो ये आपका शेड्यूल नंबर 4 आएगा, दैट इज योर फॉर बोरोइंग। ब्रांच एडजस्टमेंट, हमने पिछले लेक्चर में पिछले वीडियो में हमने आपको बताया था कि ब्रांच एडजस्टमेंट का अगर क्रेडिट बैलेंस है देन इट इज शेड्यूल नंबर 5 अदर लायबिलिटीज एंड प्रोविजन, अगर ब्रांच एडजस्टमेंट का डेबिट बैलेंस है देन इट इज शेड्यूल नंबर 11 दैट इज फॉर अदर एसेट। नाउ इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन आपको ब्रांच एडजस्टमेंट जो है क्रेडिट साइड दिया है, मतलब क्रेडिट बैलेंस है और क्रेडिट बैलेंस है ब्रांच एडजस्टमेंट का, तो आपको शेड्यूल नंबर 5 में ट्रांसफर करना पड़ेगा, ठीक है। अगर ये डेबिट बैलेंस होता तो शेड्यूल नंबर 11 होता, समझ में आया बच्चों। अब अनक्लेम्ड डिविडेंड मतलब डिविडेंड क्लेम नहीं किया है, मतलब आपको पे करना है, देन इट इज अदर लायबिलिटीज एंड प्रोविजन। अनपेड डिविडेंड इट इज ऑल्सो अदर लायबिलिटी एंड प्रोविजन। प्रपोज्ड डिविडेंड इट इज ऑल्सो अदर लायबिलिटी एंड प्रोविजन। प्रोविजंस फॉर टैक्स अदर लायबिलिटीज एंड प्रोविजन शेड्यूल नंबर 5। अनएक्सपायर्ड डिस्काउंट अदर लायबिलिटीज एंड अनएक्सपायर्ड डिस्काउंट को हम ऑल्सो नोन एज rebate on bill discounted, it is alternate name of rebate। unexpired discount schedule number 5, bills payable schedule number 5, accrued interest now it is given on credit side, तो ये liability होगा, और liability में कौन सा liability, other liabilities and provision for depreciation, it is very important point। प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन, अभी तक मैंने आपको बच्चों क्या बताया कि क्रेडिट में दिया है तो लायबिलिटी मार्क करो, बट ये डेप्रिसिएशन है, एज यू नो डेप्रिसिएशन आपका एसेट से माइनस होना चाहिए। कौन सा एसेट से, फिक्स्ड एसेट, तो फिक्स्ड एसेट को टिक मार्क करो, वहां से लिखेंगे लेस फ्रॉम शेड्यूल नंबर 10। रिजर्व फॉर डाउटफुल डेब्ट्स,
डेब्ट मतलब डेटर से माइनस होना चाहिए। नाउ इन केस ऑफ बैंकिंग कंपनी देयर इज नो डेटर, बट ध्यान रखो जो लोन देता है बैंक वो ही जो लोन जो टेकर होते हैं, जो कस्टमर होते हैं, वही बैंक के लिए क्या होता है, डेटर्स का रोल प्ले करते हैं। तो जो लोन दे रहा है बैंक, लोन गिवन है, वो कहाँ है, शेड्यूल नंबर 9 में। तो शेड्यूल नंबर ये आरडीडी जो होगा वो शेड्यूल नंबर 9 से माइनस होगा बच्चों। तो ध्यान रहे इस तरह से आपको सिंपली आपको ये मार्किंग करने आना चाहिए। मार्किंग करने भी बहुत ही सिंपल है बच्चों, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। अगर आपको मार्किंग करने सीखना है तो आप हमारा प्रीवियस वीडियो देखिए जरूर, तो आपको सिंपली समझ में आ जाएगा कि आपको कौन से शेड्यूल में क्या क्या आइटम्स आते हैं। ठीक है, जो हमारा इंट्रोडक्शन वीडियो है ना। अब आगे का पार्ट में हम चलते हैं। यहाँ पे लिखा गया है अदर इंफॉर्मेशन, बिल्स फॉर कलेक्शन। बिल्स फॉर कलेक्शन इट इज नॉट इंक्लूडेड इनसाइड ऑफ द बैलेंस शीट, इट इज जस्ट एन इंफॉर्मेशन। और वन थिंग, एक और इंपॉर्टेंट बात देखो, यहाँ बच्चों अमाउंट इन 1000 दिया है, तो आपको भी कुछ करना नहीं है, 3 जीरो ऐड करना नहीं है बच्चों। आपको सिंपली आपके आंसर में को सॉल्व करते टाइम भी आपको लिख देना है अमाउंट इन 1000। ठीक है, अब बिल फॉर कलेक्शन, अब यहां पे ये रुपीज में दिया है, तो यू हैव टू सिंपली कट 3 जीरो, बिकॉज ऊपर जो था अमाउंट इन 1000 है, तो 3 जीरो कट करना है, 400 का इफेक्ट देना है। ये आपके बैलेंस शीट के फॉर्मेट में आएगा। सेपरेट हेड है इसके लिए, बिल्स फॉर कलेक्शन के लिए। अ क्लेम बाय एम्प्लॉई फॉर बोनस अमाउंटिंग रुपीज 30,000 स्पेंडिंग अवार्ड ऑफ आर्बिट्रेशन, ये आपका शेड्यूल नंबर 12 है। कंटिंजेंट लायबिलिटी, लायबिलिटी फॉर पार्टली पेड, और ध्यान रहे कंटिंजेंट लायबिलिटी का सिंगल इफेक्ट होता है। वैसे भी हमारे केस इस क्वेश्चन में बैलेंस शीट ही बनाना है, लेकिन फ्यूचर के लिए भी आप ध्यान में रखें कि आपको लायबिलिटी, जो कंटिंजेंट लायबिलिटी होता है उसका सिंगल इफेक्ट ही होता है, डबल इफेक्ट नहीं होता है। लायबिलिटी फॉर पार्टली पेड इन्वेस्टमेंट, इट इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ कंटिंजेंट लायबिलिटी। बट रिमेंबर वन थिंग, ऊपर आपको अमाउंट इन 1000 दिया है, तो सिंपली यहां से 3 जीरो कट करना होगा आपको। गारंटी गिवन ऑन बिहाफ ऑफ कंसिडरेशन, यहां से भी 3 जीरो कट करें, और ये शेड्यूल नंबर 12 है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग जो है बैलेंस शीट का फॉर्मेट ड्रॉ कर लेते हैं। तो चलिए बैलेंस शीट का फॉर्मेट ड्रॉ कर लेते हैं। पहले ध्यान रहे बैलेंस शीट जो हम बनाएंगे वो शेड्यूल नंबर फॉर्म ए के थ्रू बैलेंस शीट बनाएंगे। ये ऑब्जेक्टिव में भी क्वेश्चन आपको आता है बच्चों, तो ध्यान में रहे फॉर्म ए इज एप्लीकेबल फॉर बैलेंस शीट। बैलेंस शीट, शेड्यूल नंबर, अमाउंट, और यहां पे लिख दें रुपीज इन 1000, सिंपली रुपीज इन 1000। चलिए फर्स्ट पार्ट आपका बैलेंस शीट का क्या होता है बच्चों, फर्स्ट पार्ट ऑफ योर बैलेंस शीट इज, फर्स्ट पार्ट ऑफ बैलेंस शीट का क्या होता है बच्चों, कैपिटल एंड लायबिलिटीज। फर्स्ट पार्ट ऑफ योर बैलेंस शीट इज व्हाट, कैपिटल एंड लायबिलिटीज। On liability side there are 5 schedules. Schedule number 1 is for capital. Schedule number 2 is for reserve and surplus. Schedule number 3 is for deposits. Schedule number 4 is for borrowings. Schedule number 5 is for other liabilities and provision.
Schedule number 5. Now you have to take a total, that is your total of A, that is your liability side. Now second part of your balance sheet is assets. Under asset, first part is cash in hand and balances with RBI, that is schedule number 6, and balances with other bank and money at call, short notice. Schedule number 7. Schedule number 8 is for investment. Schedule number 9 is for advances. Schedule number 10 is for fixed asset. Schedule number 11 for other asset. Now you have to take a total B part. Remember one thing बच्चों, ध्यान में रहे हमेशा contingent liability is not included in your total. ध्यान में रहे contingent liability is not included in your total. ठीक, चलिए contingent liabilities, schedule number 12. Now next one is bills for collection. Bills for collection के लिए there is no schedule for bills for collection. Now format is ready. Now you have to prepare 12 schedule. Each and every items you have to prepare separate schedule, and remember that schedule number is fixed. जो हमने यहाँ पे बताया है आपको, schedule number 1 is for capital, schedule number 2 is for reserve and surplus, schedule number 3 is for deposit, schedule number 3 is for deposits, and schedule number 4 finally borrowings, and finally schedule number 5 other liabilities and provision, schedule number 6 cash in hand, schedule number 7 balances with other bank, schedule number 8 investment, schedule number 9 fixed asset. Now schedule number 11, so 9 is for advances. I'm so sorry. So schedule number 9 is for advances. Schedule number 10 fixed asset. Schedule number 11. Schedule number 11 is for other assets. Schedule number 12 is for contingent liability. Now आपका शेड्यूल रेडी है. अब यू हैव टू डू सिंपली जो यहाँ पे आपने मार्किंग किया है शेड्यूल वाइज आपको पोस्टिंग करना होगा.
शेड्यूल वाइज। तो चलिए शेड्यूल नंबर पहले हमने पोस्टिंग क्या करना है, कैश इन हैंड। कैश इन हैंड आपका शेड्यूल नंबर 6 है। शेड्यूल नंबर 6 में कैश इन हैंड का पोस्टिंग करें, कैश इन हैंड 240। नेक्स्ट कैश विथ आरबीआई शेड्यूल नंबर 6 400। कैश विथ अदर बैंक, कैश विथ अदर बैंक आपको शेड्यूल नंबर 7 में कैश विथ अदर बैंक 600। मनी एट कॉल शॉर्ट नोटिस, मनी एट कॉल शॉर्ट नोटिस 100। नाउ इन्वेस्टमेंट शेड्यूल नंबर 8, इन्वेस्टमेंट आपको शेड्यूल नंबर 8 में दिखाना है बच्चों। इन्वेस्टमेंट शेड्यूल नंबर 8 300। इन्वेस्टमेंट 300। नेक्स्ट gold, it is also serial number 8 700। now shares and debenture, it is also serial number 8 it is 100। now loans आपका serial number 9 में आएगा। लोन शेड्यूल नंबर 9 3780। नाउ फिक्स्ड एसेट शेड्यूल नंबर 10, फिक्स्ड एसेट शेड्यूल नंबर 10 4000। नाउ बिल डिस्काउंटेड शेड्यूल नंबर 9, बिल डिस्काउंटेड bill discounted serial number 9 is for 600। now fixed deposit fixed asset acquired in satisfaction of claim। तो ध्यान रहे बच्चों, फिक्स्ड एसेट एक्वायर्ड इन सेटिस्फेक्शन ऑफ क्लेम इट इज फॉर अदर एसेट। तो यहाँ पे लिखेंगे अदर एसेट में फिक्स्ड एसेट satisfaction of claim 120। advance tax it is also other asset 40। tax TDS tax deducted at source 20। accrued interest it is also serial number 11 140। ठीक है। ना आपने जो भी मार्किंग किया था बच्चों, देखो आपको सिंपली मार्किंग अगर आपको आता है तो कोई दिक्कत और कोई परेशानी नहीं होने वाला है। मार्किंग आपको आना चाहिए, ठीक है ना। अब आपको क्या करना है, क्रेडिट साइड का पोस्टिंग करना है, क्रेडिट साइड का, ठीक है। चलिए सबसे पहले आपको दिया है शेयर कैपिटल शेड्यूल नंबर 1 में आएगा। शेयर कैपिटल शेड्यूल नंबर 1 शेयर कैपिटल 1000 शेड्यूल नंबर 1। नेक्स्ट आपको रिजर्व फंड दिया है, रिजर्व फंड शेड्यूल नंबर 2। रिजर्व फंड शेड्यूल नंबर 2 में आएगा आपका 2600। नेक्स्ट आपका डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिजर्व, ये भी आपका शेड्यूल नंबर 2 में है। इट इज फॉर 400। नाउ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये भी आपका शेड्यूल नंबर 2 रिजर्व एंड सरप्लस में आएगा। इट इज फॉर 400
सॉरी 1000। नेक्स्ट करेंट अकाउंट शेड्यूल नंबर 3, करेंट अकाउंट शेड्यूल नंबर 3 में आएगा बच्चों। करेंट अकाउंट शेड्यूल नंबर 3। करेंट अकाउंट के केस में ध्यान में रखें, अगर वो क्रेडिट में है तो 3 है, डेबिट में है तो 11 है। सेविंग डिपॉजिट, सेविंग डिपॉजिट शेड्यूल नंबर 3 600 is for deposits. Fixed deposit, fixed deposit it is also schedule number 3. Recurring deposit, it is also schedule number 3 400. Now borrowing schedule number 4 1200. नाउ ब्रांच एडजस्टमेंट के केस में बच्चों ध्यान में रखें, ब्रांच एडजस्टमेंट का अगर डेबिट बैलेंस है तो शेड्यूल नंबर 11, क्रेडिट बैलेंस है तो शेड्यूल नंबर 5। अब हमारे केस में ब्रांच एडजस्टमेंट का क्रेडिट बैलेंस है तो शेड्यूल नंबर 5। अब आपका ब्रांच एडजस्टमेंट 4040, अनक्लेम डिविडेंड इट इज ऑल्सो शेड्यूल नंबर 5। 20 unpaid dividend schedule number 5, unpaid dividend देखो unpaid dividend it is for 60। proposed dividend it is for 100, ये भी schedule number 5 है। Now provision for tax schedule number 5 60। अब यहाँ पे जरा ध्यान देखें, अनएक्सपायर्ड डिस्काउंट हमने जो शेड्यूल नंबर 5 में मार्क किया है, आप शेड्यूल नंबर 5 में लेंगे तो भी चलेगा, करेक्ट है। अल्टरनेटिवली यू कैन टेक इट इन शेड्यूल नंबर 9, बट रिमेंबर दैट अगर आप शेड्यूल नंबर 9 में ले रहे हैं तो उसे आपको वहाँ से माइनस करना है। मैंने आपको पहले ही बताया कि ये जो है अनएक्सपायर्ड डिस्काउंट इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ रीबेट, क्लोजिंग रीबेट, रीबेट ऑन बिल डिस्काउंटेड है। तो आप इसे करेक्टिवली यहाँ पे अगर आप शेड्यूल नंबर 5 में ले लेते हैं तो भी करेक्ट है, लेकिन आप इसे 9 में ले और 9 से इसे आपको माइनस करना होगा। शेड्यूल नंबर 9 से क्या करना है बच्चों, माइनस करके लेना है। तो यहाँ पे आप देखें बिल डिस्काउंटेड लिखा है, आप वहाँ से लिखिए लेस अनएक्सपायर्ड डिस्काउंट, अनएक्सपायर्ड डिस्काउंट इट इज हाउ मच 100। ये क्या है बच्चों, रीबेट ऑन बिल डिस्काउंटेड है। अल्टरनेटिवली ये आप इसे शेड्यूल नंबर 5 में भी दिखा सकते हो, ये काम करें आप शेड्यूल नंबर 5 में ही दिखा दें, ठीक है, शेड्यूल नंबर 5 में ही दिखा देते हैं। सिंपली लेस करने का ज़रूरत नहीं है आपको। अनएक्सपायर्ड इट इज़ फॉर 100। चलिए नेक्स्ट है बिल्स पेएबल शेड्यूल नंबर 5। $80 accrued interest $80। नाउ प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन आपको क्या करना है, लेस करना है, कहाँ से, शेड्यूल नंबर 10 से, दैट इज योर फिक्स्ड एसेट 1600। और ध्यान रहे जो नेगेटिव आइटम्स होंगे उसे ब्रैकेट में लिखे, सो दैट आप जब टोटलिंग करेंगे तो आपको ये पता चलना चाहिए कि उसे आपको माइनस करना है। रिजर्व फॉर डाउटफुल डेब्ट्स, रिजर्व फॉर डाउटफुल डेब्ट्स उसे आपको माइनस करना है शेड्यूल नंबर 9 से। तो आपको यहाँ पे लिखें शेड्यूल नंबर 9 में आप लिखें लेस RDD, कितना है आपका माइनस करना है 40, तो 40 आप माइनस कर लें, ठीक है। नाउ बिल फॉर कलेक्शन, अब आपको पोस्टिंग करना है एडजस्टमेंट का,
एडजस्टमेंट में देखिए क्या दिया है आपको, बिल्स फॉर कलेक्शन। बिल्स फॉर कलेक्शन शेड्यूल नंबर 12 में आएगा। शेड्यूल नंबर 12 में आप जाके लिखें बिल्स फॉर कलेक्शन शेड्यूल नंबर 12 में नहीं आएगा, आई एम सो सॉरी। ये आपको डायरेक्ट फॉर्मेट में आपको ध्यान देखें, यहाँ पे फॉर्मेट में आपने बिल्स फॉर कलेक्शन ऑलरेडी लिखा होगा, वहाँ पे आप डायरेक्ट जाके लिखें 400। ठीक, नाउ अ क्लेम ऑफ एम्प्लॉय ऑन बोनस, ये आपका कंटीजेंट लायबिलिटी है। क्लेम बाय एम्प्लॉय डायरेक्ट शेड्यूल नंबर 12 में लिखेंगे अ क्लेम बाय एम्प्लॉय। लेकिन ध्यान रखें बच्चों एक बात, यहाँ पे 30,000 दिया है और आप अमाउंट इन 1000 लिख रहे हैं, तो आप 3 जीरो कैंसिल करके ही लिखें, 30 का इफेक्ट देंगे। लायबिलिटी फॉर पार्शली पेड इन्वेस्टमेंट, लायबिलिटी फॉर पार्शली पेड इन्वेस्टमेंट, यहाँ पे भी आप ध्यान में रखें कि आपको 40,000 दिया है, लेकिन 40,000 का इफेक्ट नहीं आएगा बिकॉज आप अमाउंट इन 1000 में दे रहे हैं। तो आप ध्यान में रखेंगे कि आपको क्या करना है, 3 जीरो कैंसिल करके देना है। लायबिलिटी for partially paid investment, it is for 4040. Now guarantee उसका भी 50, वो भी कंटीजेंट लायबिलिटी। अब आपने सारा पोस्टिंग कर लिया बच्चों। नाउ आपको सिंपली करना क्या है, आपको टोटलिंग करना है। तो शेड्यूल वाइज आप टोटल कर सकते हैं, क्योंकि आपको खाली बैलेंस शीट ही बनाना है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप किसी भी ऑर्डर में टोटल कर सकते हैं। अभी यहाँ पे फर्स्ट आपको हर एक शेड्यूल का टोटल कर लेना है। फर्स्ट शेड्यूल नंबर 1 का टोटल 1000 है, शेड्यूल नंबर 2 का टोटल 2600 प्लस 400 प्लस 1000, टोटल है 4000। 3 का टोटल 160 प्लस 600 प्लस 1600 प्लस 400, तो 2760। यहाँ पे 1200, ठीक है, यहाँ पे 1200 ही टोटल आ रहा है। नाउ अब शेड्यूल नंबर 5 का टोटल 4040 20 60 100 60 100 80 80 540। नाउ अब आपको 6 का टोटल 640, 7 का टोटल 700 आ रहा है, 8 का टोटल 1100 आ रहा है। 9 का टोटल करते टाइम आप ध्यान में रखें कि यहाँ पे आपको माइनस करना होगा 3780 प्लस 600 माइनस 40। इसलिए मैंने आपको पहले ही बताया था बच्चों, ब्रैकेट में लिखेंगे सो दैट आपको याद रहेगा कि वो नेगेटिव आइटम है और उसे माइनस करना है। यहाँ शेड्यूल नंबर 10 के टोटल से भी आपको ध्यान में रखना है, 4000 माइनस 1600 करना है, सो दैट आपको याद रहे कि माइनस में है तो माइनस करना है। नाउ 11 में 120 प्लस 120 प्लस 40 प्लस 20 प्लस 140, तो 320 है। और 12 का टोटल आ रहा है 30 प्लस 40 प्लस 50, तो 120। यस, 12 का टोटल ध्यान रहे बैलेंस शीट के टोटल में नहीं आएगा। 140 आप 120 डायरेक्ट लिख दें यहाँ पे, उसका बैलेंस शीट के टोटल में नहीं आएगा। अब शेड्यूल नंबर 1 का टोटल कितना था 1000, शेड्यूल नंबर 1 के सामने कितना लिखेंगे 1000। शेड्यूल नंबर 2 का टोटल 4000, 2 के सामने लिखेंगे 4000। 3 का टोटल 2760, 4 का 1200, 4 का 1200। 5 का 540 शेड्यूल नंबर 5 का लिख देंगे। 6 का टोटल था आपका 640, शेड्यूल नंबर 6 के सामने 640,
सीरियल नंबर 7 का टोटल था 700, सीरियल नंबर 7 के सामने लिखेंगे 700। सीरियल नंबर 8 का टोटल था 1100, 8 के सामने लिखेंगे 1100। 9 का टोटल था आपका 4340, तो 9 के सामने लिखेंगे 4340। यहाँ पे 2400, 2400। 11 का टोटल कितना आया 320, और 12 का टोटल ऑलरेडी हमने लिख रखा है 1000। टोटल करेंट टैली हो रहेगा 4000, 2760, 1200, 540, तो 9500 आ रहा है लाइबिलिटी साइड। 640, 700, 1100, 4340, 2400, तो 9500 से टैली होता है। तो इस तरह से बच्चों ये आपका बहुत ही सिंपल टॉपिक है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। थैंक यू सो मच बच्चों। हैव अ नाइस डे। थैंक यू सो मच।